को सांपनाथ कहता हूं, बसपा को नागनाथ कहता हूं, कांग्रेस को कालिया नाग कहता हूं। तो साइकिल को पंचर करके उसके उर्जे पुर्जे खोल करके बढ़िया से पैकिंग करा करके यहां से सैफई श्री अखिलेश यादव जी को पार्सल कर देना 4 जून को। तैयार हो? इस कांग्रेस को तो मैं भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा कहता हूं। इस बार रायबरेली में राहुल गांधी को भी हरा रहे हैं, कमल का फूल खिला रहे हैं। दोस्तों पवन राज न्यूज़ नेशन में बने रहिएगा। आप लोग को मैं लाइव दिखाना चाहता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे बीच आ चुके हैं। वो सोनभद्र के धरती पर आ चुके हैं। जो चौधरी गोविंद कॉलेज है वहाँ पर आकर उनका आगमन होगा। उनके स्वागत में रिंकी कोल और जो यहाँ के सांसद है लोकसभा क्षेत्र के और विधायक जो नज़दीकी विधायक वहाँ पर उपस्थित हैं और के भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं वहाँ पे शामिल हैं और केशव प्रसाद के मौर्य के लिए जा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए स्वागत करके उनके साथ ही लेकर आएंगे केशव प्रसाद मौर्य जी को। आप लोग बने रहिएगा। जो सेफ्टी रूल है बहुत बड़ी है, यहाँ संख्या 100 में लाखों में यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य अपना सब लोगों को अभिनंदन करते हुए अपने हाथों से भी आ रहे हैं और वो उनके साथ में रिंकी कोल हैं जो यहाँ के लोक प्रत्याशी चुनी जा रही हैं। उनके साथ देने वाले भी भूपेश चौबे हैं जो नजदीकी सोनभद्र के विधायक हैं और केशव प्रसाद मौर्य चल दिए हैं वो अपने मंच की तरफ और उनके जो कार्यकर्ता है उनके पीछे चल दिए हैं। और एक लोग हैं जिनके विकास के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। अच्छा बताओ, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बनते तो जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, जिनको झोपड़ी में रहना पड़ता था, कच्चे घर में रहना पड़ता था, उनको आवास मिलता क्या? दोनों हाथ लगा मिलता क्या? मोदी जी के कारण से आपने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जिताया और गरीबों के जीवन में जो खुशियों के पल आए हैं, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो अभी और 100 साल इंतजार कर। एक जानकारी इकट्ठा की विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जब सपा बसपा कांग्रेस की मिली भगत वाली सरकार में इन लोगों ने सर्वे कराया। उस सर्वे में बहुत सारे बड़े गरीब थे जिनको अमीर दिखा दिया गया और बहुत सारे अमीर थे जिनको गरीब दिखा दिया गया। किया गया कि नहीं ऐसा किया गया? मोदी जी ने सब पता लगा लिया कौन कौन गरीब ऐसा है जिसको अभी आवाज मिला। मोदी जी ने कहा 4 तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जो गठबंधन है वो कर सकता है। अब की बार 400 पार का नारा, चौथे चरण तक आप सबके आशीर्वाद से भाजपा गठबंधन 270 पार कर चुका है। आज 14 सीटों पर मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना कि केशव जी कह रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। आज रायबरेली में भी मतदान हो रहा है और 14 की 14 सीटें में से 13 सीट हमारे पास पहले ही थी। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो देखना रायबरेली भी हमारा होगा और कन्नौज भी हमारा होगा। ये जो जोड़ी बनी है ना, ये 2017 में भी बनी थी। 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस से गठबंधन किया। हमारा सबसे पुराना गठबंधन एनडीए का अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो अपना दल। उस समय भाजपा और अपना दल गठबंधन, उस समय सुहलदेव और भारतीय समाज पार्टी भी हमारे साथ जुड़ी थी विधानसभा चुनाव। लेकिन जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब उत्तर प्रदेश में हमारे 73 सांसद जीते थे। 2017 का विधानसभा चुनाव जब हुआ तो हमारे 325 विधायक आपने जिताने का काम किया था। 325। 2019 सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया, तब भी भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में यहां से पकौड़ी लाल जी को आपने त्रिगाड़ वोटों से विजयी बना करके मोदी जी के सेना में शामिल होने के लिए भेजने का काम किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में चाहे बनारस हो, ये भाजपा का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, यूपी भाजपा का गढ़। आपने दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बना दिया।
श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी हार का चौका लगा चुके हैं, 5वीं पराजय के द्वार पर खड़े हैं, 5वीं पराजय के द्वार पर खड़े हैं। और वो कह रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटा देंगे। अच्छा बताओ, मोदी जी और राहुल गांधी जी कोई तुलना है क्या? बताओ, तुलना है क्या? श्री राहुल गांधी जी देश चला सकते हैं क्या? 10 साल जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो ये सुपर प्रधानमंत्री थे श्री राहुल गांधी। उस समय कुछ नहीं किए, इस समय कह रहे हैं आप मोदी जी को हटा दो, इंडी गठबंधन की सरकार बना दो, जो हम नहीं कर सके वो हम करेंगे। अरे 60 साल कांग्रेस ने देश में शासन किया, 600 साल पीछे मेरे देश को ले गए, भ्रष्टाचार के दलदल में देश को डुबो दिया। मैं नारा लगाया करता हूं, विधानसभा में तो मेरा नारा रहता है 100 में 60% वोट हमारा, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा। लेकिन मोदी जी के लिए मैं नारा लगा सकता हूं कि 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। बताओ है कि नहीं? बताओ, सब लोग हाथ लगा बताओ, है कि नहीं है? मोदी जी का कोई विरोध करता है क्या? कोई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहता है क्या? ये नेता अखबार और टीवी में, सोशल मीडिया पे भले दिखाई। पार्टी पाकिस्तान के लिए अच्छी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी तो सिमी के आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया, हाई कोर्ट से उनको फांसी की सजा सुनाई गई। इनके सांसद कौन होते थे, इनके विधायक कौन होते थे? अतीक अहमद होते थे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग होते थे। भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास की गारंटी देती है। मोदी जी सबके जीवन को खुशहाल बनाने की गारंटी देते हैं। इसलिए मैं आप सबसे बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। ये समाजवादी पार्टी जो एक तरह से अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, गुंडों को पैदा करने की फैक्ट्री है, इस पर सदा के लिए ताला लगा दीजिए। लगा दोगे? लगा दोगे? यहाँ रिक्की कौल जी प्रत्याशी, हो सकता है सबके यहाँ 1 जून तक न पहुंच पाए, तो प्रत्याशी कौन रहेगा? कौन रहेगा? हाथ उठा के बताओ जरा। आपको अपने अपने बूथ पे प्रत्याशी की भूमिका में रहना है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि जहां पर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं वहां पर लोगों से कहना कि मैं ही उनका प्रत्याशी हूं, मुझे ही उनको वोट देना। रिक्की कौल जी को आप वोट दोगे, वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुंचेगा। तमाम दुष्प्रचार करने वाले आएंगे, कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है, कहेंगे संविधान खतरे में। कह रहे हैं कि नहीं? आजकल कह रहे हैं। आप लोग जान लेना, ना लोकतंत्र को खतरा है, ना संविधान को खतरा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आपने देश की सत्ता सौंप दिया है, तो अगर खतरा है तो श्री राहुल गांधी जी की राजनीति को खतरा है, राजनीतिक भविष्य को खतरा है, राजनीतिक अस्तित्व को खतरा है, समाजवादी पार्टी बनने का खतरा है। इंडी गठबंधन जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है, उन सबको जेल जाने का खतरा है। इसलिए झूठ का सहारा ले रहा है। झूठ का सहारा लेने वालों को आपको वैसे जवाब देना है जैसे आजकल भारत की सेना गोली का जवाब गोला से देती है, ईंट का जवाब पत्थर से देती है, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके देने का काम करते हैं। और हमारा कैप्टन अभिनंदन जब पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को मारता है और गलती से हमारा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, हमारा कैप्टन पाकिस्तान की धरती पर गिर जाता है और मोदी जी का एक फोन पाकिस्तान के शासकों को जाता है, मेरा कैप्टन अभिनंदन तुम्हारी धरती पर तुम्हें मारते मारते विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, गिर गया है, वापस करो 48 घंटे के अंदर। कहा अगर नहीं वापस करेंगे तो मोदी जी ने कहा विश्व के मानचित्र पर दुनिया के सभी देश होंगे लेकिन एक देश नहीं होगा जिसका पाकिस्तान नाम है। यह कहने वाला 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री आपने बनाया है। जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो गरीब का कोई नुकसान नहीं होने देता, देश का कोई नुकसान नहीं होने देता। हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसका एक मंत्र है, एक ही लक्ष्य है, हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, फिर हमारा दल है,
फिर हमारे यहाँ व्यक्ति है। इस लक्ष्य को लेकर के हमारी पार्टी में काम किया जाता है। आप सबसे निवेदन है, 2024 के यह लोकसभा चुनाव देश को 5 साल नहीं 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। गरीब को अमीर बनाने वाला चुनाव है। 3 करोड़ हमारी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाला चुनाव है। नौजवानों के लिए रोजगार का अंबार लगाने वाला चुनाव है। कोई भूखा इस देश में न सोवे, उसकी गारंटी वाला ये चुनाव है। हर घर तक पीने का पानी नल से जल पहुंचे। सांसद जी, विधायक जी के पास आपको हैंड पंप न मांगना पड़े, यह वह चुनाव है। 14 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने का काम हो चुका है। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, ये मोदी की गारंटी वाला चुनाव है। जो आप सोच रहे होंगे कि ये होना चाहिए, वह सब पूरा करने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। उस संकल्प को सफल बनाने का अधिकार आपके पास है। आपको केवल एक कष्ट उठाना है। 1 जून को अपने मतदान केंद्र पर जाना है। कब प्लेट के सामने वाली बटन दबाना है, पता चलेगा सोनभद्र के किसी गरीब को पक्का घर मिल जाएगा। उसके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। कोई बीमार है तो उसका इलाज हो जाएगा। उसकी जो समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। अन्यथा सपा का नारा तो आप सबको याद होगा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। याद है कि भुला गए आप लोग? यही रहता था कि नहीं रहता था? सपा का नारा खाली प्लाट हमारा, जिसकी जमीन मकान कब्जा कर लिए। गुंडे, अपराधी, माफिया, डीएम कप्तान को आदेश दूर चल करके जिन्होंने रामलला का निमंत्रण ठुकराया, उन्हें ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? आप सबको मैं अपील करके जा रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबको प्रणाम कहा है, राम राम कहा है, अभिवादन किया, कहा है कि मेरी ओर से कह देना 2024 की इस लोकसभा चुनाव में मैंने जम्मू कश्मीर से 370 जो हटाने का वादा किया था वो हटा दिया है और आतंकवाद का सदा सदा के लिए अंत कर दिया है। अब आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की जरूरत नहीं है, उनको सीधा कब्रिस्तान में पहुंचाने की जरूरत है। वह पहुंचाने का काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक करके किया, एयर स्ट्राइक करके। मोदी जी ने आप सबसे अपील की, 2019 में आप सब लोगों ने जितना वोट अपने अपने बूथ में दिलाया था, जितना वोट दिलाया उसमें 370 वोट और बढ़ा सकते हो? जो बढ़ा सकते जरा हाथ उठा बताओ जरा। सब लोग बढ़ा सकते हो? तब तो सपा की साइकिल को पंचर करके मैं नंदलाल जी को ही ये काम दे देता हूं। उस साइकिल को पंचर करके उसके उर्जे पुर्जे खोल करके बढ़िया से पैकिंग करा करके यहां से सैफई श्री अखिलेश यादव जी को पार्सल कर देना 4 जून को। तैयार हो? पार्सल कर देंगे, मैं कह दिया हूं। करवा दूं पार्सल? दोनों हाथ उठा बताओ पहले। देखिए इधर नहीं उठा रहे हैं कुछ लोग। सब लोग तैयार नहीं हो क्या? और जो बाहर खड़े उनसे भी कह रहा हूं, सब लोग तैयार हो ना? सपा की साइकिल के पुर्जे पुर्जे खोल करके उसको बढ़िया सा पैकिंग करा करके श्री अखिलेश यादव जी के लिए पार्सल कर दीजिए। सपा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी बना करके भारत मां के चरणों में आप अपना ये जो शुभकामना है, विजय की माला है, वह उनके चरणों में सुपुर्द कर दीजिए, क्योंकि भारत मां ने बहुत पीड़ा सही है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जब से आपने सरकार बनाई, बताओ पाकिस्तान की हालत क्या है? मालूम है कि नहीं मालूम है? पहले कश्मीर मांगता था, आजकल भीख मांग रहा है। अब ये जो भ्रष्टाचारी है, इनका हिसाब दूसरे प्रकार का रहता है। इसमें काफी सीनियर लोग होंगे, उनको मालूम होगा। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर के कहते थे, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। मालूम है किसी को कि नहीं मालूम? काफी लोगों को। लेकिन मोदी जी ने देश में 52 करोड़ गरीबों का खाता खोला है प्रधानमंत्री बनने के बाद, और 34 लाख करोड़ रुपया 10 साल में लोगों को भेजा है, और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा, पूरा 34 लाख करोड़।
जब देश में ईमानदार प्रधानमंत्री होता है तो गरीब का हक, किसान का हक, माताओं बहनों का हक। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या रामलला अपने जन्मस्थान पर आ पाते? क्या दोनों हाथ उठा कर आ पाते क्या? अब ये विरोधी लोग जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो भाषण दिलवाते हैं अपने नेताओं से, कहते हैं वोट जिहाद करो, वोट जिहाद करो। और इनके मन में जो पाप भरा है वह भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब 30 अक्टूबर 90 को एक कार सेवक के रूप में यहां मंच पर भी कई लोग बैठे हैं और केशव प्रसाद भी उसमें से एक है। हम लोग अयोध्या गए थे, राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, याद है कि भूल गया? किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अभी 22 जनवरी 2024 को 500 साल बाद अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो जो मुकदमा मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद निर्णित हुआ है और 100 साल चलता तो भी निर्णय ना होता। देश की सर्वोच्च अदालत के माध्यम से निर्णय हुआ और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इन राम भक्तों के अपराधियों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रायश्चित करने का मौका दिया कि आइए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला के चरणों में शीश झुका करके गिड़गिड़ाइए कि जो हमसे अपराध हुआ है भगवान श्री रामलला हमें माफ करो, राम भक्तों हमें माफ करो। लेकिन निमंत्रण को ठुकराने का काम किया इन्होंने। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बाबूजी कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, श्री अखिलेश यादव जी के घर से 500 मीटर दूर उनका शव रखा हुआ था। उनको अंतिम विदाई देने के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नहीं गए, जीत रहे। आज मैं यही कहने आया हूं, हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाओ जीत का अंतर। यह लक्ष्य लेकर मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं? सबको दोनों हाथ उठा के भरोसा है ना? तो मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यह निवेदन करूंगा, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कब प्लेट का बटन दबा दोगे? दोनों हाथ उठाओ, जरा बताओ। मोदी जी ने एक बात और कही है, 2014 में जब मोदी जी को आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया, माफिया ना रहे, अपराधी ना रहे, भ्रष्टाचारी ना रहे, उसके लिए वो बड़े बड़े कड़े कड़े कदम उठाए हैं। मोदी जी ने कहा है 10 साल का जो मेरा कार्यकाल है वो तो टेलर है, और जो जमानत पर नहीं है, घोटाला किए हैं, वो भी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि मोदी जी गरीबों का शोषण करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पहले उनके पास गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की ताकत है, लेकिन एक तराजू पे गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को बैठा दो, दूसरे तराजू पर गरीबों को बैठा दो, किसानों को बैठा दो, नौजवानों को बैठा दो, माताओं बहनों को बैठा दो। ये गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी कहीं टिकेंगे क्या? इनको तो इस बात का इंतजार है कि देश में कोई सोनभद्र में, कोई बुंदेलखंड में, कोई देश के गरीबों का दर्द मालूम है। वो कोई सोने और चांदी का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए। जब वो पैदा हुए थे तो उनका घर भी कच्चा बना हुआ था, उनके घर में भी शौचालय नहीं था, उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो इलाज का पैसा नहीं था, उनके घर में भी बिजली नहीं लगी थी, उनके घर में भी गैस चूल्हा और सिलेंडर नहीं था, उनके घर में भी नल से जल नहीं पहुंचता था। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा, जो दर्द गरीबी के कारण मेरे माँ बाप और भाई बहन ने सहा है, इस देश के किसी गरीब को वह कष्ट नहीं होने दूंगा। उनका एक एक कष्ट दूर किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। यह संकल्प लेकर के 70 साल से अधिक की उम्र हो गई, 18 घंटे से अधिक काम करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं करते? एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर करते हैं। क्या है उनका लक्ष्य?
क्यों करते हैं? वो चाहते हैं कि भारत दुनिया में नंबर 1 बन जाए, भारत का गरीब आदमी भी अमीर बन जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुना। अब मैं अपना दल के जिलाध्यक्ष श्री सत्यनारायण पटेल जी से आग्रह करूंगा कि सबका आदर अभिवादन करते हुए जनसभा के समापन की घोषणा करें। माननीय सत्यनारायण पटेल जी।